हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम मोहनीश है। एंड मैं इस चैनल पे अपनी जर्नी को लेके क्या बोलते हैं वीडियोस बना रहा हूं। जो मेरी पास्ट कपल ऑफ मंथ्स में जर्नी रही है उसको लेके। मुझे इंजरी हुई थी L5-S1 डिस्क एक्सट्रूजन, और उसमें मैं हील हो चुका हूँ। अराउंड 95 to 98% मेरी रिकवरी है, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी ड्रग्स और स्टेरॉइड्स। तो ये अभी तक का रिपोर्ट है। 95 to 98% मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे मेरे जो रिहैब प्लानर हैं उन्होंने मुझे बाइक चलाने के लिए और रनिंग के लिए मना किया गया है। ठीक है, तो अभी मैं 100% उसे मैं नहीं कहूँगा। अगर जब तक मैं बाइक और रनिंग पे दोबारा से नहीं चला जाता तब तक मैं अपने आप को 100% नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन मैं अब मैं कितना किस हद तक रिकवर हो चुका हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। तो रिकवरी मेरी इस हद तक है कि मैं लगातार बिना रुके कोई भी काम कर सकता हूँ पूरे दिन में। ठीक है, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद अपना एक्सरसाइज करना, जिम जाना नॉर्मल रिहैब प्लान के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अपना शेड्यूल फॉलो करना, ऑफिस जाना 8 से 9 घंटे, वहाँ पर सिटिंग होती है प्रॉपर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं 8 से 9 घंटे सिटिंग कर सकता हूँ एक दिन के अंदर आराम से, बिना किसी पेन के। ठीक है, उसके बाद आने के बाद भी मैं अपनी फैमिली में टाइम देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पे भी देता हूँ। तो अराउंड वही 12 बज जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ मेरा पूरा दिनचर्या रहती है पूरे दिन की, और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है नेचर में। बट इस पूरे ड्यूरेशन में मेरे को कोई पेन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये एक ऐसी इशू है ना जिससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं पहले भी डिप्रेशन में बात कर चुका हूँ, मैं अभी भी डिप्रेशन वाले कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मैं फिर आया इस वीडियो में लाइव आपके सामने। तो यार देखो, डिप्रेशन में जाने से ना कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। मैं आपको साफ बता दूँ, डिप्रेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन फिर क्या है? अब अगर आप डॉक्टर्स और सर्जन्स के हिसाब से जाएंगे तो सॉल्यूशन इसका एक ही है कि आपको या तो बेड रेस्ट दिया जाएगा या सर्जरी के लिए बोला जाएगा अगर आपकी कंडीशन वर्स है। ठीक है, इसके साथ गावापेंटिन जैसे ड्रग्स चलते हैं। वो गावापेंटिन वाले जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो नर्व रिलैक्सेंट होते हैं, नर्व को रिलैक्स करते हैं। ठीक, पेन किलर्स दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो भाई पहले डिप्रेशन में मत जाओ, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। और जब मैं इसी सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, जब मुझे इंजरी हुई, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल बंदा था। मुझे हवा तक नहीं थी कि इस इंजरी मेरे को कैसे हो गई और क्या रीज़न रहे, और क्या मैंने मतलब गलतियाँ करी अपने लाइफ में जिसकी वजह से मैं ये भुगता इन चीज़ों को। ठीक है, और अब मैं अपनी लाइफ में कैसे सुधार कर सकता हूँ, और मैं बिना सर्जरी के या सर्जरी से मैं इसको कैसे सॉल्यूशन ला सकता हूँ। ये मेरे इनिशियल डेज में थॉट्स थे। तो एज सच एज मैंने अश्विन माइचिंद जो डॉक्टर है दिल्ली के, उनके पास एक सर्जरी के लिए क्वारी रेज कर दी थी जब तक मैं बॉब से नहीं मिला था। एंड दे टोल्ड मी अराउंड 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा सर्जरी में। इट विल बी वो एंडोस्कोपिक सर्जरी होगी है। ठीक है, एक नाखून के बराबर चीरा आएगा, बट सर्जरी मैं सर्जरी को या मेरे फैमिली वाले स्पाइन की सर्जरी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं और सॉल्यूशंस ढूंढने लगा मैं, लेकिन डिप्रेशन में नहीं गया। मेरे को सॉल्यूशन पे काम करना था, मैं डिप्रेशन में नहीं गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी सॉल्यूशन चाहिए था इसका। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन फिगर आउट करना शुरू किए। मेरे को डिस्क एक्सट्रूजन बहुत ही सीवर वाला था। ठीक है, तो एक बॉब नाम के वीडियो आई थी, बॉब द फिजियो करके, इनकी एक इंडिया का ही क्लाइंट था कयूर, उसको भी डिस्क एक्सट्रूजन था। तो बॉब के चैनल पे वो वीडियो बड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जब वो वीडियो देखी तब मैंने डिसीजन लिया कि चलो 2.5 लाख रुपए वहाँ जाएंगे, 2.5 लाख रुपए यहाँ जाके देख लो। थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, मैं समझ सकता हूँ। एक फिनेंशियल लोड तो था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदर रिसोर्सेज आई गैदर्ड अदर रिसोर्सेज टू टुक दिस थिंग। एंड तो उसके बाद फिनेंशियली मैंने इस चीज़ को अफोर्ड किया, अफोर्डेबिलिटी देखी, एंड देन मैंने ये क्या बोलते हैं प्लान लिया। ठीक है, तो वो एक अलग जर्नी थी कि मैंने अपने फिनांसेस को कैसे ठीक किया, और उसके बाद मैं ये सक्सेसफुली प्लान लेने में सक्षम रहा, और जिसका मुझे फ़ायदा मिला, और जो प्लान मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा यूट्यूब पर, तो लोग जैसे मैंने सर्च किया था वैसे ही लोग भी सर्च करते होंगे, है ना।
तो उनको अगर ये वीडियो मिल जाती है तो एक होप बन जाती है लोगों की कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन है तो सही, लेकिन अगर ठीक तरीके से किया जाए तो ही सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि मैं 95 to 98% अपनी वीडियोस में क्यों बोलता हूँ कि मैं रिकवर हो गया हूँ या नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई मेरे को अभी रिहैब प्लान में मेरे रनिंग और बाइकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, रनिंग और बाइकिंग मेरे लिए अलाउड नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं मैं अपने आप को 98% क्योर बोलता हूँ। जिस दिन मेरे को बोल दिया जाएगा कि नाउ यू कैन रन और यू कैन स्टार्ट राइडिंग बाइक, तो मैं अपने आप को 100% क्योर बोलूँगा। ठीक है, मैं नीचे बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता, एक और क्वेरी आई थी। हाँ जी भाई, मैं बैठ सकता हूँ नीचे, बहुत आराम से बैठ सकता हूँ, आलती पालती मार के बैठ सकता हूँ और मज़ा आता है नीचे बैठने में। ठीक है, क्या मैं बिना सहारे के उठ सकता हूँ? हाँ मैं उठ सकता हूँ, मेरे को कोई पेन नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। अगर मैं आपको अभी नीचे बैठ के दिखाना चाहूँ तो मेरे को ये कैमरा टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट मी शो यू जस्ट। सो ये मेरा कैमरा हो गया एंड ये मैं बैठ गया नीचे। ठीक है, तो बाकी की वीडियो नीचे बैठ के बना लेते हैं। लोग जानना चाहते थे कि मैं मतलब नीचे बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता, तो भाई देखो मैं ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ आराम से। ये मेरा सोफ़ा है, ये सोफ़ा है और मैं यहाँ ज़मीन पे बैठा हूँ। ठीक है, मुझे कोई पेन नहीं है। बाकी की वीडियो भी यहीं बैठ के बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो लोग जानना चाहते हैं मैं नीचे बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता। भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं रनिंग और बाइकिंग अभी मैं नहीं कर रहा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करता। तो ये तो रही आज की बात। अब लोग मेरी इंस्टा आईडी सर्च करके मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। तो यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर एंड आई कैन ओनली टेल दोज थिंग्स जो मैंने पढ़ी हैं और जो मैंने रिसर्च करके नॉलेज अपने पास है, वही मैं बता सकता हूँ, और ज़्यादा एक्सेप्शनली नहीं बता सकता। ठीक है, मैंने ये भी बताया जर्नी में मैंने क्या लिया। मैंने रिहैब प्लान और होम्योपैथिक की मेडिसिन ली थी और कुछ नहीं लिया है। ठीक है, रिहैब प्लान मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर का भी नंबर और एड्रेस भी मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये डाउट्स आपके पास दोबारा क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए। आप पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस पुट करिए। मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चंस के आंसर दूँ, बट अननेसेसरी जो क्वेश्चंस के आते हैं वो मुझे थोड़ा इरिटेट कर देते हैं। ठीक है गाइस, एंड चलिए बात करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजते हैं इंस्टा पर, इट्स ओके। हाय, जितने लोगों को मैं बता सकता हूँ मैं बताता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इंजरी को समझो। अगर आप अपनी इंजरी को नहीं समझोगे तो आप रिकवर कैसे होगे, आप प्लान कैसे बनाओगे? भाई आपको पता है कि ये मेरी इंजरी है, यहाँ से मेरे को यहाँ तक फिट होके जाना है, तो आप प्लान बनाओगे ना उसके लिए। अब मैं ऊपर क्यों बैठा, लोग बोलेंगे भाई अब तो 5-10 मिनट ज़मीन पे बैठे, ऊपर क्यों नहीं बैठे, पूरी वीडियो वहाँ क्यों नहीं बनाई बैठ के। भाई वीडियो बनाने में ना प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी जब तक इंजरी को नहीं समझेंगे तब तक इस बीमारी से आप रिकवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड अब देखो रिकवरी के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि बॉब का प्लान महंगा है। महंगा तो है यार, अच्छी चीज़ हमेशा महंगी मिलती है। कुछ लोग अफोर्डेबिलिटी के लिए अफोर्डेबिलिटी की वजह से परेशान होते हैं कि बहुत काफ़ी महंगा है, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो मैंने अपनी रिपोर्ट शेयर करी थी एक वीडियो में। इफ़ यू थिंक कि आपकी इंजरी हल्की फुल्की मेरी तरह ही है तो आप मेरा वाला रिहैब प्लान फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या रिहैब प्लान को फॉलो करके देख लिए, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो कि मेरे को पता पड़ा है कि 2-3 लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिला है, जिनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, एंड तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना बॉब को ही आप मैं कहूँगा कि आप जाके अपना रिहैब प्लान देखिए, रिहैब प्लान लीजिए। ठीक है, एंड रिहैब प्लान की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा महंगा तो है, मैं मानता हूँ एज एन इंडियन। 1.5 से 2 लाख रुपए देना रिहैब प्लान में, वो भी ऑनलाइन, इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से आते हैं एंड उनको ये पता ही नहीं रहता कि इसका सॉल्यूशन है, और वो ज़िंदगी भर इस प्रॉब्लम से पीड़ित रहते हैं। और क्या बोलते हैं, फिनांश, और जब मालूम भी पड़ जाए तो भाई सर्जरी और फिनंशियल रीजंस की वजह से वो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते।
यहाँ पर मैं एक आध बात ऐड करना चाहूँगा। से सपोज़ अगर ये चैनल अगर मोनेटाइज होता है और इफ़ आई हैव दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू विद मी यूजिंग दैट दिस चैनल, जैसे बाकी चैनल्स की ग्रोथ होती है मैं देखता हूँ, तो आई विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू गाइज जो फिनेंशियली वीक हैं। आई विल आस्क बॉब और आई विल पर्सनली टेक दैट रेवेन्यू आउट ऑफ माई अकाउंट एंड मैं उस रेवेन्यू को आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा। आई विल आस्क बॉब टू गिव यू फ्री कंसल्टेशंस ऑन वंस दिस चैनल गेट मोनेटाइज। ओके, तो जो मुझे मिलेगा मैं आपको ही वापस कर दूँगा। ये तो हो गया इतनी हमारी तुम्हारी बातें। अब हम बात करते हैं मुद्दे की बात पर आते हैं हम लोग। और मुद्दे की बात क्या है भाई, अपनी इंजरी को समझो। और उसकी इंजरी को समझने के लिए आपको मैं लेकर आया हूँ जो मैंने कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, और वो रिसोर्सेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में जो आपकी एमआरआई की रिपोर्ट्स में जो टर्म्स लिखी होती हैं, टेक्निकल टर्म्स, उनका मतलब क्या होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी सीवर है। ठीक है, अगर एक आध टर्म मैं मिस कर जाऊँ, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ और ना ही मैं डॉक्टर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर आप ये टर्म भूल गए या भैया ये टर्म भूल गए। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस टर्म को एक्सप्लेन करने की। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू गाइज़। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्पाइन है, ह्यूमन स्पाइन है। इसमें टोटल आपकी जो बोन्स होती हैं वो अराउंड 33 बोन्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इन बोन्स को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स। जिनको सर्वाइकल की इशू होती है उनको यहाँ पर डिस्क बल्ज होता है इतने सेक्शन में। ठीक है, ये थोरोसिसिक स्पाइन होती हैं, ये आपके चेस्ट केज को बनाती हैं। देख लो ये यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये चेस्ट को होल्ड करने के लिए ये जो एरिया होता है L1 से L5, ये होती है हमारी लंबर स्पाइन मतलब कमर वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद सैक्रम स्पाइन होती है और कॉक्सिक्स होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पाइन की एनाटॉमी है जो मैं बताता हूँ। जो मेजर हमें जो प्रॉब्लम होती है वो इस एरिया में होती है। ठीक है, या इस एरिया में होती है। रीज़न क्या होते हैं हमारे, कई सारे रीज़न होते हैं। पहला तो हमारा होता है सिटिंग पोस्चर ही हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, हम ठीक तरीके से बैठ नहीं रहे हैं। वेट लिफ्टिंग भी एक मेन रीज़न होता है, जिसका ये मसला एरिया कमज़ोर होता है, उसको वेट लिफ्टिंग की वजह से हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पिलो, दो पिलो लोग लगा के सोते हैं रात में, या फिर आजकल क्या है कि फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सोसाइटी में, तो फ़ोन का इस्तेमाल होने की वजह से क्या होता है कि मतलब आपकी तकिया लगाने से आपकी सर्वाइकल का इशूज़ शुरू हो गए हैं लोगों को। एक ये रीज़न है। विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, उससे मसल क्या बोलते हैं आपकी वीक हो जाती हैं, तो आपके पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर सकते। ओबेसिटी एक रीज़न हो सकता है, मतलब आप ज़्यादा हद से ज़्यादा मोटे होने की वजह से वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से आपका इन बोन्स पर, गद्दियों पर प्रेशर आ रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपको डिस्क बल्ज हो सकता है। ठीक है, तो अब फिर वही बात आई कि डिस्क बल्ज होता क्या है। ठीक है, अब लोगों को पता नहीं है कि डिस्क बल्ज क्या होता है। ठीक है, तो भाई मैं बात करूं डिस्क बल्ज की यहाँ पर, तो डिस्क बल्ज कुछ नहीं होता। सपोज़ करिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये 2 ब्लॉक हैं। ठीक है, अब इसके बीच में ये एक गद्दी है। ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाहर वाली एक कवरिंग होती है, मैं इसको ऐसे करके बना रहा हूँ, इसकी बाहर की कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं हम लोग, इसको डायग्राम को चलो बड़ा कर देते हैं थोड़ा, यहीं कर लेते हैं जो भी करना है। ठीक है, इसकी बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एनुलस फिब्रोसस, और अंदर का जो मटेरियल होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, तो ये आपकी रीढ़ की वर्टिब्रा है। ठीक है, अब सपोज़ करो आपको टीयर हो रहा है, मतलब जिसकी बोलते हैं डिस्क डीजनरेट हो रही है। ठीक है, डिस्क डीजनरेट का मतलब क्या होता है भाई, डिस्क डीजनरेट का मतलब होता है यहाँ पर आपके क्रैक पड़ना शुरू हो गए। ठीक, यहाँ पर आपके क्रैक पड़ना शुरू हो गए। वो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पानी की कमी से भी हो सकता है, एक्स्ट्रा वेट की वजह से हो सकता है, बॉडी स्ट्रेस कर रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है, विटामिन्स की कमी हो रही है, XYZ रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी पोस्चर है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो डीजनरेशन में क्या होता है, आपकी एनुलस
फिब्रस आपकी जो लेयर जो होती है ये इस मटेरियल को होल्ड करके रखती है अंदर, ठीक है। इसमें है ना क्रैक आ जाता है, डीजनरेशन शुरू हो गया। डीजनरेशन के बाद क्या होता है, ये ना आपका जैसे जैसे यहाँ अब क्या होता है, बॉडी वेट क्या होता है, अब हमारा सर यहाँ पर है, पैर यहाँ पर है, ठीक है, ये पैर हो गए। अब ये बॉडी वेट नीचे आ रहा है और इसमें ग्रेविटी भी लग रही है, मतलब ठीक है। अब ग्रेविटी लगने की वजह से क्या होता है, यहाँ प्रेशर नीचे की तरफ माउंट होता है। अब सपोज़ करो यहाँ पर क्रैक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से अंदर से पहले अंदर वाली लेयर को क्रैक करते हुए प्रेशर यहाँ तक, ये जो अंदर वाला मटेरियल है एनुलस फिब्रोसस, ये आपका बाहर की तरफ आएगा और एक बल्ज तरीके का बनाएगा। इसको बोलते थे डिस्क बल्ज, ठीक है। प्रोट्रूजन में क्या होता है कि ये पूरी फट जाती है और फटने के साथ साथ ये पूरा ऐसे हल्का सा बाहर आ जाता है, ठीक है। प्रोट्रूजन ये होता है। एक्सट्रूजन में देख सकते हो कि मतलब ये डिस्क पूरी कट चुकी है, आपका एनुलस फिब्रोसस आपका कट चुका है और न्यूक्लियस पल्पोसस मतलब अंदर वाला मटेरियल ये कट के बाहर आ गया है, समझ रहे हो, यहाँ से ये बाहर आ चुका है। और सीक्वेस्ट्रेशन में क्या हुआ, ये इसकी नेक्स्ट स्टेज है, प्रेशर ज़्यादा लगा और यहाँ से ये टूट के आपकी स्पाइनल कैनल में गिर गया, इसको बोलते हैं सीक्वेस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये 4 स्टेज होती हैं आपकी। इन 4 स्टेजों को ही हम लोग कॉमन डिस्क हर्निएशन बोल देते हैं या डिस्क बल्ज बोल देते हैं। और ये इनकी डिग्री हैं, ये 1st डिग्री है, ये 2nd डिग्री है, ये 3rd डिग्री है, ये 4th डिग्री है सीक्वेस्ट्रेशन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने स्पाइन की हमारी और स्पाइन में और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे डायग्राम्स और होंगे, 1 सेकंड रुकिए। अच्छा, अब आप टर्म समझो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। तो भाई अगर हमारा ह्यूमन फेस यहाँ पर ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, और ये रीढ़ की हड्डी है, तो ये वाला जो होगा पोजीशन, ये उसे बोलते हैं हम एंटीरियर। हमारा चेहरा इस तरफ फेस कर रहा होगा और ये होता है हमारा पीठ का पोर्शन, जिसे बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर। पोस्टीरियर डिस्क बल्जेस और पोस्टीरियर डिस्क एक्सट्रूजन और पोस्टीरियर डिस्क प्रोट्रूजन बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, यहीं से पास होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स। ये एरिया होता है आपके स्पाइनल नर्व्स का पास होने का, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आपको, देखो ये डिजनरेटिव डिस्क हो गई, ये बल्जिंग डिस्क हो गई, ये डिस्क हर्निएशन हो गया, ये थिन हो रही है, ठीक है। ये ऑस्टियोटोफाइट फॉर्मेशन मतलब हड्डियाँ बढ़ने लग जाती हैं, कॉमन भाषा में बात करूँ, ठीक है। तो ये एक और कंडीशन होती है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था, पोस्टीरियर वाली जो डिस्क बल्ज होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं वो इस थीकल सैक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं थीकल सैक। थीकल सैक को मान लो आप एक पाइप है, ये पाइप के अंदर से कई सारे वायर जा रहे हैं, ठीक है। ये वायर्स आपकी नर्व्स हैं। अब कंप्रेशन जैसे इस पे पड़ता है तो होगा क्या, अब पाइप ऐसे करके सपोज़ करो डिस्क बाहर आ रखी है, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये आपकी नर्व कंप्रेस हो रही हैं। अब ये नर्व कंप्रेस हो रही हैं, ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो नहीं रहा, इसकी वजह से पैरों में भी पेन जा रहा है, यहाँ पे भी पेन हो रहा है आपकी रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। तो एक ये होता है एक्सटीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या हुआ, ठीक। अब बात कर लेते हैं आपका सरकमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज क्या होता है। अब देखो यार, ये कई तरीके से हो सकता है। अब डिस्क बल्ज होता है फोकस, एक तो होता है फोकस और एक होता है सरकमफ्रेंशियल। ठीक है, एक और होता है ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होते हैं भाई। देखो आप देख रहे हो पूरी सरकमफ्रेंशियल, ये सर्कल की तरह है, मतलब एक गोला है। अगर ये गोले के पूरे आसपास ये आपका डिस्क बाहर आ चुकी है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज। फोकस मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एरिया से आपकी एनुलस फिब्रोसस आपकी ब्रीच हुई और यहाँ से आपका क्या बोलते हैं पोस्टीरियर आपकी ये जो अंदर का मटेरियल था पल्पस, ये बाहर आ गया, ठीक है।
ब्रॉड में क्या होता है, एक मेजर एरिया को कवर कर लेते हैं। फोकस में एक मतलब एक छोटे एरिया को कवर करेगा, ब्रॉड एरिया में मतलब एक लार्ज एरिया कवर करेगा डिस्क का, ठीक है। और ये वही एक गैप है जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ से हमारी क्या बोलते हैं स्पाइन की जो नर्व्स होती हैं वो निकलती हैं, ठीक है। अब लोगों की रिपोर्ट में एक और चीज़ लिखी रहती है कि फेसेट जॉइंट किसे बोलते हैं, ठीक है। फेसेट जॉइंट्स होते हैं आपकी ये स्टेनोसिस की इमेज है भाई, मैं बता दूं ये स्टेनोसिस है। लोगों की टर्म में लिखा रहता है, मतलब रिपोर्ट्स में लिखा था स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस क्या होता है भाई, देख लो, मल्टीपल डिस्क बल्ज होने की वजह से जो आपका स्पाइनल जो कैनल है, ठीक है, ये जो स्पाइनल कैनल है इसका डायमीटर हो जाता है मतलब छोटा, ठीक है। अब डायमीटर छोटे होने को ही बोलते हैं हम स्टेनोसिस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको डिस्क बल्ज है उसको स्टेनोसिस भी होगा मल्टीपल जगह पर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये हमारी क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये येलो वाला जो पार्ट है वो थीकल सैक बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर हमारी क्या बोलते हैं सारी नर्व्स हैं, ठीक है। अब स्टेनोसिस हो गया, ठीक। स्टेनोसिस के अलावा फेसेट जॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि फेसेट जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फेसेट जॉइंट्स आपको मैं बता दूं, ये आपको ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ आप सपोज करो इसको मैं और फेसेट जॉइंट ऐसे समझो, ये है फेसेट जॉइंट्स, इनको बोलते हैं फेसेट जॉइंट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेसेट जॉइंट्स। यहाँ हमारी डिस्क कंप्रेस हो रखी है, इसको भी बोलते हैं हमारे फेसेट जॉइंट्स, ठीक है। ये जॉइंट्स हैं। अब आप देखो फेसेट जॉइंट्स के पास से ही नर्व निकल रही है, ठीक है। यहाँ आपका कंप्रेशन हो रखा है, अब ये नर्व को क्या कर रही है, पिंच कर रही है इस एरिया में, आप देख पा रहे होगे, है ना। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन ही तो हो रहा है इस नर्व का, जिसकी वजह से नर्व रेड कलर में इरिटेट होते हुए दिखाई गई है, ठीक है। तो इस फेसेट जॉइंट के आसपास जिसका कंप्रेशन होता है उसको फेसेट जॉइंट लिखा होता है उसकी पर्टिकुलर रिपोर्ट में, ठीक है। अब किसी की में लेटरल लिखा होता है, तो भाई लेटरल का मतलब क्या होता है, अब सपोज़ करो मैं अपनी इसी डायग्राम को ले लो, ठीक है। अब इस डायग्राम को ले लेते हैं हम लोग, लेटरल डिस्क बल्ज क्या होगा, ठीक है। अब ये हमारे हो गई, अब मैं मानूँ यहाँ से हमारी ये स्पाइनल कैनल है, यहाँ से हमारी स्पाइन वो जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा फेसेट जॉइन हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से हमारा डिस्क बल्ज हुआ और हमारा ये नर्व निकल रही है यहाँ से, ठीक है। और नर्व निकलने के साथ इन्हीं का कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। तो इस फेसेट जॉइंट के पास अगर हमारा डिस्क का एक्सट्रूजन होता है तो वो इसको कंप्रेशन करती है, ठीक है। और इन फेसेट जॉइंट्स का काम क्या होता है, ये मूवमेंट्स हमारी जो साइडवर्ड मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए है, उनको मतलब मैं कहूँ रेस्ट्रिक्ट भी करती है और हेल्प भी करती है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों की में लेटरल डिस्क बल्ज भी होता है, मतलब लेटरल डिस्क बल्ज क्या होता है भाई जिनका साइडवर्ड आपका क्या बोलते हैं एक्सपेंशन होता है, साइडवर्ड आपका अगर डिस्क बाहर आ रही है आपकी तो उसको भाई लेटरल बोल देंगे, ठीक है। किसी की एक साइड से भी आ सकती है और दोनों साइड से भी आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ वर्स्ट और केस में सरकमफ्रेंशियल भी हो सकती है, ठीक। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो मैंने आपको मेजरली कवर करी हैं आपकी रिपोर्ट्स में जो लिखी होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर हम पोस्टीरियर डिस्क बल्ज की बात करें तो भाई पोस्टीरियर ये वाला एरिया हो गया पूरा, ये हमारा बैक का एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारी बैक हो गई और ये हमारा फ्रंट हो गया, है ना। ये हमारा चेहरे वाला एरिया हो गया। तो एंटीरियर जो डिस्क बल्जेस होते हैं दे आर नॉट सीवर, वो कमर में पेन करते हैं। और बट जो आपके पोस्टीरियर जो एरिया पोस्टीरियर डिस्क बल्जेस जो होते हैं वो बहुत सीवर होते हैं भाई, उनकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि नर्व यहीं से जा रही होती है, नर्व यहीं से कंप्रेस हो रही होती हैं। तो ये थी कुछ टेक्निकल टर्म्स जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। एक लाइक ज़रूर बनता है भाई वीडियो पर, ठीक है। थैंक यू गाइज़ एंड कीप एंड इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।